Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC नेट पेपर 1 के फाइनल रिवीजन के लिए आज हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये सवाल स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको आज इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूँ, ताकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं हुए हैं तो वो भी साथ साथ में ही क्लियर होते रहें। सो इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। Joint implementation was one of the mechanisms suggested in meeting the objective of what? So यहाँ पर संयुक्त कार्यान्वयन की बात की गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन JI आपको इसका नाम ही बता रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि काफी सारी कंट्रीज या काफी सारी यूनियंस मिलकर किसी चीज को इम्प्लीमेंट करें, इकट्ठे होकर किसी काम को पूरा करने के लिए कार्य करे। तो यही चीज इसमें कही गई है कि जॉइंट इंप्लीमेंटेशन कौन से प्रोटोकॉल के अंदर सजेस्ट किया गया था। एजेंडा 21, जिसको आप रियो समिट, अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या फिर पेरिस एग्रीमेंट। सो जब भी हम जॉइंट इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो याद रखिए कि इसको बनाया गया है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए। ठीक है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये बोला गया है कि जितनी भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं वो एक साथ मिले और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने में मदद करें, ठीक है, या फिर एक दूसरे को भी उसमें सपोर्ट करें। एंड आप लोगों को पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात हम किसके अंदर करते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर करते हैं। तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। अब एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं, जिसका आंसर कॉमेंट करके बताइए कि क्योटो प्रोटोकॉल कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपका टारगेट भी दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन में जीआरएफ को क्वालिफाई करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। एंड इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जिसका न्यू बैच हमारा 2 सितंबर से स्टार्ट होगा। इस बैच में आपको डेली 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिससे बहुत ईजिली आपका सिलेबस एग्जाम से पहले कवर हो जाएगा। साथ ही आपको लाइव मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। एग्जाम के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, वो सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाया जाता है। साथ ही इस कोर्स में स्टूडेंट्स आपको फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल पर हम पढ़ाते हैं। ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है ग्लोबल ऑनलाइन। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आप लोगों को जाकर कोर्स को सर्च करना है। यहाँ पर एक और खास बात इसकी ये है कि 1 ईयर की वैलिडिटी इस कोर्स की मिलेगी, यानी कि जून 25 अगर आपका टारगेट है तो भी ये कोर्स आप लोगों को बहुत मदद करेगा। कंटेंट पर जाएंगे तो बायलिंगुअल इंग्लिश हिंदी सेपरेट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, आप चाहो तो किसी भी यूनिट से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। एग्जामिनेशन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कहां से पढ़ना शुरू करना चाहिए, वो सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको इस कंप्लीट कोर्स के साथ हम गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। अपने 2 व्हाट्सएप नंबर्स यहाँ पर मैं दे रही हूँ, आप इनके थ्रू आसानी से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सो देखिए, पानी हम बोलते हैं ना, यहाँ का पानी, किसी पर्टिकुलर सिटी का पानी बहुत कठोर है, तो वो कठोर पानी किस वजह से होता है? ऑप्शंस गिवन है, सॉलिड पार्टिकल्स इन द वाटर, पैथोजेंस इन द वाटर, टॉक्सिक मेटल्स इन द वाटर एंड केशंस इन दी वाटर। ठीक है, तो देखिए हार्डनेस जो है पानी की, वो बेसिकली क्या होती है? वो कॉन्सेंट्रेशन होता है सर्टेन मटेरियल्स का। टिपिकली इसमें हम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की बात करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। एंड इस चीज को हम बोलते हैं केशन इन द वाटर, पानी में घनायन सॉरी, ठीक है, इस तरीके से इसको बोला जाता है। कुछ 2 टाइप की वैसे हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो कार्बोनेट हार्डनेस उसको बोला जाता है, एंड जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर में, उसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बोला जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बहुत बार आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट कॉजेज एग्रेवेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज एंड एटमोस्फेरिक डिस्कलरेशन? सो यहाँ पर देखिए, आपसे श्वसन रोग को बढ़ाने और वायुमंडलीय मलिनीकरण का कारण पूछा गया है। सो इसके लिए ऑप्शंस है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन? सो करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो जब भी हम लोग एटमॉस्फेरिक डिस्कलरेशन की बात करते हैं, सो डायरेक्टली आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो कि सांस जब हम लेते हैं श्वसन प्रणाली को परेशान कर सकती है और अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों को भी बढ़ा सकती है। ठीक है, तो सांस से रिलेटेड एटमॉस्फेरिक डिस्कलरेशन हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही ऑप्शन सही होता है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन हमें बोल रहा है बायोमास इज कंसीडर्ड एज कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, ये कार्बन न्यूट्रल होता है। सो स्टूडेंट्स, बायोमास जो है ये एक ऑर्गेनिक मैटर है दैट कैन बी यूज्ड एज अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। एंड बायोमास को जब हम जलाते हैं या उसको जब डिकम्पोज करते हैं तो ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। ठीक है, एंड इसको हम हमेशा कार्बन न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका रीजन यहाँ पर दिया गया है द अमाउंट ऑफ कार्बन दे एमिट, यानी कि जितना कार्बन वो उत्सर्जित करते हैं उतना ही कार्बन उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में, अपने पूरे जीवन काल के दौरान उपभोग किया होता है। ये दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए बायोमास को कार्बन न्यूट्रल कहा जाता है। तो इसमें सही आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोल रही है टू एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज it is essential for the world to have net zero carbon emission by the year 2050। ठीक है, कि अगर हम लोगों को क्लाइमेट चेंज को पॉजिटिव वे में लेकर चलना है तो 2050 तक पूरे वर्ल्ड में नेट जीरो कार्बन एमिशन, कार्बन का नेट जीरो उत्सर्जन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक टारगेट गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है जो कि सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रही है देयर इज जीरो कार्बन एमिशन एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ ग्रे हाइड्रोजन। सो ग्रे हाइड्रोजन में जीरो कार्बन एमिशन है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी इलॉजिकल है, तो इसलिए इसको हम गलत रखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statements are true about International Solar Alliance? So ISA से related statements आपको बतानी है। International Solar Alliance was founded in 2012. So 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसको 2012 में नहीं किया गया था स्थापित। इसकी स्थापना सन 2015 में हुई थी। 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, एंड इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग कंट्रीज। बिल्कुल सही है। आईएसए का हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही है, राइट, हरियाणा में। इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन गेनावा। ये बिल्कुल गलत है, अभी मैंने बताया, इंडिया में ही इसका हेडक्वार्टर है। बी सही है, ए और सी फिलहाल गलत है स्टेटमेंट्स। देन वी हैव, देखिए यहाँ पर सी है तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पर दोनों में ए है, ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन अगला है इट वॉज साइंड बाय ओवर 100 कंट्रीज, मोस्टली सनशाइन कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द अलायंस। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आई थिंक हम लोगों ने पढ़ा है एंड एग्जाम में भी ये बहुत बार एज इट इज आया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आइडेंटिफाई द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान करनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल सही है। सेंट्रल इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है, मध्य भारत। अगला है सुंदरलैंड, ये गलत है। नेक्स्ट इज इंडो बर्मा, ये बिल्कुल सही है। तो ए, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। Statement 1 says the National Action Plan on Climate Change was launched in 2014. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2014 में एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, ये 2008 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, एंड इसके अंदर आपके पास टोटल 8 नेशनल मिशंस आते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक वो मिशंस आपने नहीं पढ़े हैं तो एक बार मुझे बता सकते हो, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। एंड स्टेटमेंट 2 बोलती है नेशनल मिशन फॉर स्मार्ट सिटीज इज वन ऑफ द मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है।
तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है, ये 8 मिशंस NAP के आपको पता होने चाहिए। ओजोन होल इज ओवर द एंटार्क्टिका वॉज डिस्कवर्ड इन 1987। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, सबसे बड़ा ओजोन होल अंटार्कटिका रीजन में ही है और इसको 1987 में सबसे पहले देखा गया था। सही स्टेटमेंट है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल envisaged 50% reduction in the use of chlorofluorocarbons in developed countries by 1998 with reference to 1986 consumption level. So देखो, ओजोन होल से रिलेटेड आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काम करता है एंड इसमें बोला है कि 50% ओजोन होल का रिडक्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर 1998 में हो गया था। तो ये बिल्कुल सही है। Both the statements are true. Which of the following stores the maximum amount of liquid fresh water? फ्रेश वाटर की बात की गई है, रिवर्स में होता है, ग्राउंड वाटर में होता है, फ्रेश वाटर लेक्स या फिर वेटलैंड्स। तो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर में होता है। पानी के अंदर जैसे कुआं वगैरह रहता है, ठीक है, जमीन के अंदर, सॉरी पानी के अंदर नहीं, जमीन के अंदर जो पानी रहता है वो फ्रेश वाटर होता है सबसे ज्यादा। अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल Ambient Air Quality Standards on Air Quality Index, that is AQI, value of 200 indicates the quality of air as what? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें जो कि हर साल रिलीज किया जाता है, पूरे विश्व में एयर की क्या क्वालिटी चल रही है ये हमें बताता है। साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स ये भी बताता है कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कौन सी कंट्री में है, उस पर्टिकुलर कंट्री की कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, एयर की क्या क्वालिटी है। तो ये सब एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें बताता है। तो इसमें कहा है कि इस इंडेक्स के हिसाब से अगर एयर क्वालिटी किसी कंट्री की 200 बताई जा रही है, इसका मतलब है कि वो वेरी पुअर होगी, मॉडरेट होगी, पुअर होगी या फिर सेटिस्फैक्टरी होगी। ओके, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मॉडरेट। 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स में वैल्यू है, मतलब एयर क्वालिटी ना अच्छी है ना बुरी है, बिल्कुल बीच में जैसे है, जिसको कि आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि 2024 में एयर क्वालिटी इंडेक्स के रिजल्ट में इंडिया का कौन सा रैंक है, इंडिया किस नंबर पर आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया का तीसरा रैंक इस लिस्ट में 2024 के डेटा के हिसाब से आया है, जिसमें उनका इंडेक्स क्वालिटी लेवल जो है वो 54.4 बताया गया है। ओके, एंड जैसे इस क्वेश्चन में अभी आप लोग देख रहे हो कि 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स पूछा गया है, वैसे ही अगर आप लोगों से 0 से 50 के बीच में पूछा जाए, इसका मतलब है कि क्वालिटी गुड है। सेटिस्फैक्टरी होती है 51 से लेकर 100, मॉडरेट होती है 101 से 200 जिसको कंट्रोल किया जा सकता है आसानी से। पुअर एयर क्वालिटी होती है 200 से 300 के बीच में। बहुत खराब अगर कंडीशन किसी जगह की है तो उसको वेरी पुअर में यानी कि 301 से लेकर 400 के बीच में रेंज दी जाती है। एंड सेवियर यानी कि कंट्रोल नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा क्वालिटी खराब है, तो उसकी रेंज होती है 401 से 500। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेंज कहां से कहां तक है, तो आंसर होना चाहिए 0 से लेकर के 500 तक। तो आई होप इस क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम ओल्डर टू न्यूअर ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट, समिट एंड प्रोटोकॉल्स। ओके, सो देखिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं, जिनके नाम यहाँ पर दिए हैं। जैसे पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस मैंने आपको बताया था, पेरिस का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, तो पेरिस एग्रीमेंट को याद रखने के लिए आप रख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो एग्रीमेंट है दैट इज पेरिस एग्रीमेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और रियो समिट। रियो समिट का दूसरा नाम अर्थ समिट भी है। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल आपका ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि सबसे पुराना इनमें से कौन सा है और सबसे नया कौन सा है, आपको उस हिसाब से ये अरेंज करने हैं। ओके, सो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, पेरिस एग्रीमेंट की हम बात करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट को 2015 में अडॉप्ट किया गया था, पेरिस में अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट इसका नाम है। देन वी हैव मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 में था।
1987 में इसको अडॉप्ट किया गया था एंड ज्यादा काम जो है इसका 1989 में स्टार्ट हो चुका था। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो जापान में अडॉप्ट किया गया था 1997 में एंड असली काम इसका 2005 में से शुरू हुआ था एंड अगर हम रियो समिट की बात करें ये 1992 में स्टार्ट हुआ था। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट है बी, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डी, दैट इज रियो समिट। देन वी हैव क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एब्रिविएशन NMSHE in the context of climate action plan of government of India stands for what? So इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, NMSHE की फुल फॉर्म पूछी है, नेशनल मिशन ऑन सोलर हाइड्रो एनर्जी क्लाइमेट एक्शन प्लान से जुड़ा है। ठीक है, आसान हो जाएगा आंसर ढूंढना। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। Which of the following is an ozone depleting substance? ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन सा है, मतलब कि ओजोन लेयर जो डिप्लीट होती जा रही है, पतली होती जा रही है, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? तो इसका सही आंसर है मिथाइल क्लोराइड। एंड एग्जाम में इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है पहले कि मिथाइल क्लोराइड इज एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ठीक है, एंड टू कंट्रोल और टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज has started, या इस तरीके से कुछ। तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, अभी हमने डिस्कस किया। तो सेम चीजों को ऐसे घुमाकर पूछा जाता है। The share of renewable energy in the energy mix of our country sought to be achieved by 2030 is now what? ओके, हमारे देश में देखिए रीन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा यूज अभी करने की बात की जा रही है, नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है। एंड इसमें बोला है कि इसका 2030 तक एक टारगेट सेट किया गया है जो हमें पूरा करना है। तो अभी अगर बात करें तो वो टारगेट कितना हो चुका है या कितना 2030 तक इसको पूरा करना है, तो सही आंसर है एटलीस्ट 50%। सो ये देखिए इंडियाज 5 पॉइंट प्लेज और पंचामृत एट COP26। ठीक है, सो COP26 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, एग्जाम के लिए जरूरी है। नेट जीरो, अब देखिए 50% बोला है 2030 तक और नेट जीरो करना है 2070 तक। टू इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट बाय 2030, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। इंक्रीज शेयर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, ये सेम क्वेश्चन है, 50% बाय 2030। इकोनॉमी बाय 45% एंड रिड्यूस एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय 2030। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज आ सकती हैं। स्टूडेंट्स अगर ये सेशंस पसंद आ रहे हैं और चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, अगली यूनिट कौन सी चाहते हो ये भी कमेंट करके बता दीजिए। सो Which of the following sources of energy is not a form of solar power? चलो तो इसके आंसर से पहले एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, वैसे हमने पढ़ा है उसको बहुत बार। सोलर पावर के लिए अभी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को यूज करो। तो मुझे ये बताइए कि इंडिया में 2023 के डेटा के हिसाब से कौन सा वो ऐसा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा लेवल पर सोलर एनर्जी का यूज कर रहा है? इस स्टेट का नाम मुझे कमेंट करके बताइए। नहीं पता है अगर नाम तो भी बता सकते हो, कि नहीं आता तो मैं कमेंट करके रिप्लाई कर दूंगी आप लोगों का, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में उसका आंसर शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सोलर पावर। सोलर पावर कौन सा नहीं है? टाइडल पावर, ज्वारीय शक्ति भी सोलर है, विंड पावर भी सोलर से काम करती है, जल विद्युत हाइड्रो पावर भी सोलर से काम करती है, बट कोल यहां पर इसका सही आंसर नहीं है। सो नॉट बोला था, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इन्वॉल्व्स दी फॉलोइंग। फोटोकेमिकल स्मॉग के अंदर कौन कौन से केमिकल्स आते हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया, एसिड रेन के अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, या फिर आपका ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बताओ। ऐसे ऐसे केमिकल्स की लिस्ट आप लोगों ने बनाकर रखनी है, उसको बार बार पढ़ना है, तब जाकर एग्जाम तक याद रहेगी। ठीक है, सो फोटोकेमिकल स्मॉग की जब भी बात की जाती है, ठीक है,
तो हम हमेशा सबसे पहले बात करते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में। सो ए नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं होता। तो देखो ए जहां जहां पर है ऑप्शंस गलत हो गए, डायरेक्टली हम सही आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, सनलाइट भी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मॉग में नहीं होते। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड इज characterized by progressive occurrence and multi casuality? So इसमें देखिए बोला है कौन से प्राकृतिक खतरे की विशेषता प्रगतिशील घटना और बहु कारणता है। ऑटोमेटिकली ये फटाफट प्रगति भी करता है और बहु कारणता भी है, मल्टी कैजुअलिटी भी जिसके अंदर आती है। दोनों प्रॉपर्टीज के साथ सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक एपिडेमिक होता है। ठीक है, सिर्फ एपिडेमिक होता है। अरेंज द फॉलोइंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज बताना चाहती हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो मेरी 5000 प्लस एमसीक्यू वाली सीरीज है, अगर आपने वो ली है और आप उसमें से ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो गलती से इस क्वेश्चन का आंसर वहां पे अर्थक्वेक आ गया है, लेकिन सही आंसर एपिडेमिक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पोटेंशियल इन इंडिया। ओके, रीन्यूएबल सोर्सेस इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में उसको हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहली बढ़ती ऊर्जा कौन सी है? सबसे पहले जियोथर्मल एनर्जी है, मतलब सबसे लोएस्ट पे जियोथर्मल है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो लोएस्ट पर जियोथर्मल है। और आप लोगों को अगर ये नहीं पता चल रहा ना, तो इतना तो आप थोड़ा सा आइडिया इस क्वेश्चन में लगा सकते हो कि अभी ये बोला जा रहा है सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को यूज करो। ठीक है, तो सोलर एनर्जी हाईएस्ट होगी, तो ए आपका सही आंसर सबसे लास्ट में होगा, तो ए आ गया। उसके बाद बोला जा रहा है विंड एनर्जी, जैसे जो भी माइल्स वगैरह चलनी होती है उन सब में ज्यादा से ज्यादा विंड एनर्जी यूज करने का भी फोकस किया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को बचाया जा सके, लेकिन वो सोलर एनर्जी से कम है। तो ए के बाद आपका सी आ गया। और सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया जियोथर्मल भूतापीय ऊर्जा, देन वी हैव बायोमास एनर्जी, उसके बाद विंड एनर्जी और सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आगे आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 बोलती है टोटल एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज डेंटल केरीज, यानी कि पीने के पानी में फ्लोराइड की पूर्ण अनुपस्थिति दंत क्षय का कारण बन सकती है, दांत खराब या दांत में कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ कर सकती है। ये इस क्वेश्चन में बोला है, स्टेटमेंट में बोला है, जो कि बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है विद प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर ऑल डेंटल प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से ऑपोजिट है। इसमें बोला जा रहा है सेकंड में कि अगर ऑपोजिट नहीं है, इसमें एब्सेंस था। ठीक है, ये प्रेजेंस है, ये वाली स्टेटमेंट सही है। इसमें बोलते हैं कि फ्लोराइड अगर ड्रिंकिंग वाटर में होता है तो दांत की सारी बीमारियों को सही कर दिया जा सकता है या पहले ही बचाया जा सकता है, उनको रोक दिया जा सकता है बीमारी होने से पहले। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कुछ को कंट्रोल किया जा सकता है बट सबको नहीं, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोलर एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट। सो कई बार सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके हमारे एनवायरमेंट में हाइड्रोजन जनरेट हो जाती है, तो ऐसी हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस है ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन या फिर टर्क्यूज हाइड्रोजन। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, आप लोगों ने रीन्यूएबल एनर्जी का नाम तो सुना होगा। रीन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं एनर्जी के, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो ये जितने भी सोर्सेज होते हैं, ये जब भी हमारे एनवायरमेंट में आते हैं, ये हमेशा प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को। एंड अगर हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट डेटा या प्रीवियस एनालिसिस की बात करें, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन सबसे ज्यादा क्लीन और सबसे ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स माना गया है। ओके, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है एंड बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल भी, यानी कि हमारी पृथ्वी के लिए सुरक्षित भी इसको माना जाता है, इसीलिए इसका नाम भी दिया है ग्रीन हाइड्रोजन।
एटमॉस्फेरिक हेज इज मेनली कॉज्ड बाय व्हाट? सो एटमॉस्फेरिक हेज यानी कि वायुमंडलीय धुंध, बहुत बार आपके आसपास धुंध होती है सुबह के समय या बरसात के सीजन में, ये किस वजह से होती है पूछा गया है। अल्ट्रा फाइन साइज पार्टिकुलेट मैटर यानी कि बहुत छोटे छोटे साइज के कण होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ओजोन की वजह से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ये ड्राई एयर के साथ बेसिकली इसको कंसिडर किया जाता है, एंड इसमें बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते, एंड ये थोड़ा-सा लिक्विड के फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट्स इज व्हाट? यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट क्या कहते हैं? डिक्रीज दी ओजोन लेवल इन वाटर, ये पानी में ओजोन का लेवल कम कर देते हैं। इंक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन का लेवल, यहाँ पर कहा है कि डिक्रीज कर देते हैं, यहाँ पर कहा है कि इंक्रीज कर देते हैं पानी में ऑक्सीजन का लेवल। डू नॉट चेंज दी ऑक्सीजन लेवल इन वाटर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। सो देखो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि पानी में ऑक्सीजन का लेवल चेंज नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसके साथ ही इंक्रीज टेम्परेचर का इससे कोई लेना-देना नहीं होता, ठीक है? ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट की जब भी हम बात करते हैं, तो इसमें टेम्परेचर का कोई भी रोल नहीं होता। इसमें सिर्फ वाटर लेवल की बात होती है, वाटर में ऑक्सीजन लेवल की बात होती है, जो कि हमेशा डिक्रीज़ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार-बार पूछा गया है। हाउ मैनी नेशनल मिशंस आर देयर इन द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज? एनएपी के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। इसमें कहा है कि कितने नेशनल मिशंस हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के। इसमें है टोटल 8 मिशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी। Next is the substance that slows down the neutrons to have controlled chain reaction during nuclear energy production is called what? तो वो कौन सा पदार्थ है जो कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन के दौरान नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है? तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर कंट्रोलर, इनहिबिटर, मॉडरेटर या फिर रिड्यूसर। क्वेश्चन में पता चल रहा है जो रिड्यूस कर देता है, जो स्लो डाउन कर देता है, तो करेक्ट आंसर होगा रिड्यूसर। नेक्स्ट इज इन हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सप्लोजर ऑफ यूवी रेडिएशंस, Montreal Protocol contributes also in attainment of the following sustainable development goals. आपको पता है कि sustainable development goals बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड Montreal Protocol के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कि SDG से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर कहा है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी रेज क्या होती है? ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। सूर्य से कुछ ऐसी किरणें आती हैं जो कि पृथ्वी में हम इंसानों को, जीव जंतु, पेड़ पौधों सबको नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके लिए एक ओजोन लेयर होती है, ठीक है, जो हमें हमारे तक ये नुकसानदायी किरणों को आने से रोकती है। ओके, यहाँ पर कहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के यूवी रेज से लेकर के कौन-कौन से गोल्स कॉमन है? तो करेक्ट आंसर है एसडीजी का 3रा, 11वां, 14वां और 15वां गोल। अब देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ गोल्स डिसाइड किए हैं बहुत सी कंट्रीज ने मिलकर, एंड उन गोल्स को कुछ नाम और नंबर दिए हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका क्या नाम है? तो अब मुझे कमेंट करके आपने इसको आंसर बताना है कि गोल नंबर 3, 11, 14 और 15 क्या है। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी। एरेशन टेक्निक ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ persistent organic pollutants, POPs जिसको कहते हैं, volatile organic compounds, VOCs, हार्डनेस या फिर मेटल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, देखो जब भी हम एरेशन टेक्निक की बात करते हैं तो हमेशा गो फॉर वोलेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, volatile organic compounds, okay? Next is which of the following is measured in Dobson unit? Dobson unit एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार एज इट इज क्वेश्चन आया है। इससे हम क्या मेजर करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, अल्ट्रावायलेट रेज या फिर सोलर रेडिएशन। डॉबसन यूनिट डायरेक्ट
फोकस करती है समताप मंडलीय ओजोन को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रे वाटर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ग्रे वाटर क्या होता है? किचन का जो वेस्ट वाटर होता है, क्या उसको ग्रे वाटर कहा जाता है? हाँ या ना? बिल्कुल कहा जाता है। किचन का वेस्ट वाटर ग्रे वाटर कहलाता है। वेस्ट वाटर कंटेनिंग फेकल मैटर, बिल्कुल भी नहीं। अपशिष्ट जल जिसमें मल पदार्थ होता है, बिल्कुल भी नहीं, उसको ग्रे वाटर नहीं कहते हैं, वो वेस्ट वाटर ही होता है। वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट्स, नहीं, वो पॉल्यूटेड वाटर होता है। बाथरूम वेस्ट वाटर, बाथरूम से जो पानी निकलता है जिसमें साबुन का झाग और थोड़ा सा ये चीजें रहती हैं, तो ये भी सही ऑप्शन है। वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ये भी नहीं होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है? ए एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सिर्फ यही ग्रे वाटर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर बायोफ्यूल्स? सो इनमें से जैव ईंधन कौन कौन से? बचपन से ये चीजें पढ़ रहे हैं ना। गैसोलीन, मिथेनॉल, मीथेन या फिर इथेनॉल। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ऑप्शंस मिसिंग है। बेसिकली बायोफ्यूल्स, जैव ईंधन जो होते हैं, वो हमारे पास मिथेनॉल भी होता है, ठीक है, मिथेनॉल भी होता है एंड इथेनॉल भी होता है। तो ये दोनों चीजें होती, तो करेक्ट आंसर बी एंड डी दोनों होगा, ठीक है। बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? दे आर कंसिडर्ड टू बी अ क्लीनर ऑल्टरनेटिव ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आपने सुना होगा, उसका बिल्कुल क्लीनर ऑल्टरनेटिव ये होता है बिकॉज दे प्रोड्यूस फ्यूअर ग्रीन हाउस गैसेज व्हेन बर्न। जब मिथेनॉल और इथेनॉल को हम जलाते हैं तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं, ओके, जिसको कि बायोफ्यूल का नाम फिर दिया गया है। तो ये दोनों ही है, करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 3 नहीं होगा, बी एंड डी दोनों के नाम है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली मिथेनॉल की बात करते हैं, सो मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास और दी डिसिलिटेशन ऑफ वुड्स, वाइल इथेनॉल की अगर बात की जाए, सो ये फर्मेंटिंग क्रॉप्स जैसे कि कॉर्न, शुगर केन, उनको जब जलाते हैं तो इथेनॉल प्रोड्यूस होती है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।